नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। मैं जो है आज आप लोगों के सामने रीजनिंग का एक महत्वपूर्ण चैप्टर, तर्क शक्ति का एक महत्वपूर्ण चैप्टर पासा जिसे हम पासा फेंकना कहते हैं और देसिया भाषा में उसे गोटी कहते हैं। ठीक है, गोटी, पासा, डाइस, इंग्लिश में इसे डाइस कहा जाता है। इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, डाइस एक ऐसा चैप्टर होता है जिसे जो है अगर आप पहली बार पढ़ रहे होंगे, अगर बुक से आप अध्ययन करेंगे तो आपको डाइस समझ में नहीं आएगा। डाइस समझने के लिए आपको किसी दूसरे का सहयोग लेना पड़ता है, तभी जाकर के आपको डाइस अच्छी तरीके से समझ में आता है। मैं उम्मीद करता हूं कि डाइस जो मैं पढ़ाऊंगा इतने अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा कि एक एक बात उसमें जो होगी वो सब कुछ मैं क्लियर करके आपके सामने देने वाला हूं। ठीक है, तो डाइस जो है किसे कहते हैं, पासा किसे कहते हैं, सबसे पहले आप समझिए पासा किसे कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। मैं आपके सामने एक देखिए, ये व्हाइट बोर्ड मार्कर का इंक वाला डब्बा है। देखिए यही पासा है। ये हालांकि ये जो है घनाभ के आकार का है, लेकिन जो डाइस होता है वर्गाकार आकृति का होता है। मैं यहाँ पे बना देता हूँ डाइस। ठीक है, यहाँ पे मैं पासा बना देता हूं। यहां पर देखिए दो तरीके से मैंने पासा बनाया है। एक में तो केवल 2D दिख रहा है, एक में 2 डायमेंशनल अर्थात यह चित्रवत छपा हुआ है। और इसमें देखिए 3 डायमेंशनल दिख रहा है, इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दोनों दिख रही है। ये दोनों पासा है। क्या है? दोनों पासा है। ठीक है, तो पासा किसे कहते हैं? अगर आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाए कि पासा किसे कहते हैं, पासा एक त्रिविमीय आकृति है। इसे ध्यान रखिएगा, पासा एक त्रिविमीय आकृति है जिसे कहते हैं 3 डायमेंशनल। और 3 डायमेंशनल किसे कहते हैं? जिसमें लंबाई भी हो, जिसमें चौड़ाई भी हो और जिसमें ऊंचाई भी हो, उसे कहते हैं 3 डायमेंशनल अर्थात त्रिविमीय। पासा एक त्रिविमीय आकृति है जिसमें 6 वर्गाकार फलक होते हैं। कितने होते हैं? 6 वर्गाकार फलक होते हैं, 8 शीर्ष होते हैं, 8 शीर्ष होते हैं और 12 कोरे होती हैं। इसे ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं पर सीधे सीधे यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, पासे में कितने फलक होते हैं, कितने शीर्ष होते हैं और कितनी कोरे होती हैं। अब डायरेक्टली मैं आपके सामने फलक, शीर्ष और कोरे, अगर आप पहली बार पासा पढ़ रहे होंगे तो आपके लिए यह शब्द नया होने वाला है, तो मैं आपको बता दूं। फलक, सबसे पहले आप जानिए फलक किसे कहा जाता है। ठीक है, आपके सामने एक डब्बा है, यह मान लीजिए पासा के आकार का है, क्योंकि इसमें 3 डायमेंशनल है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दोनों है, इस वजह से मैं इसे मानता हूं कि डाइस है। ठीक है, इसमें देखिए जो फलक जिसे कहा जाता है, इस सतह, फलक मतलब सतह, ऊपरी सतह, निचली सतह, 1 हो गया, 2 हो गया, दाई सतह, बाई सतह 4 हो गया, आगे वाली सतह, पिछले वाली सतह 6 सतह हो गई। अर्थात यही जो सतह है यही कहलाता है फलक। उम्मीद है कि आपने यह जान लिया होगा कि फलक किसे कहा जाता है। ठीक है, आप जिस कमरे में रहते होंगे, कमरे के दाहिनी दीवार, बाई दीवार, ऊपरा निचला फर्श, ऊपरी वाला छत, आपके पीछे, आपके आगे जो दीवार है, उस दीवार को फलक कहा जाता है और यही शामिल होता है किसी एक पासे में भी। ठीक है, तो आप दीवार से उसे कांटेक्ट करिएगा। सबसे ज्यादा डाइस को पढ़ने के लिए आपके अंदर अगर उसका चित्र बन जाता है तो पूरा पूरा डाइस आप सॉल्व कर ले जाएंगे। डाइस में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। डाइस का फलक उम्मीद है कि आपने देख लिया होगा। फलक किसे कहा जाता है? जिस कमरे में आप रहते हैं उसी कमरे को आप रिवाइज देखिए, एक बार चित्रवत उसको देखिए कि मैं जिस कमरे में हूं उस कमरे में कितने फलके हैं। ठीक है, फलक मतलब सतह। अब आगे बात करते हैं शीर्ष। शीर्ष, 8 जो शीर्ष होते हैं वो किसे कहा जाता है? तो मैं आपको बता दूं, ये देखिए डब्बा है जिसमें आकर के 4 ये जो कोने हैं, यहां पर जहां पर 4 दीवारों के कोने आकर मिलते हैं, एक दीवार ए, एक दीवार ए, एक ए और एक ए, चारों मिलकर के यहां पे जो कोने बनाते हैं उसे कहा जाता है शीर्ष। तो आप जिस रूम में रहते हैं, जिस कमरे में रहते हैं, वहां पे देखिएगा जो शीर्ष होता है
4 शीर्ष तो नीचे होते हैं, कोने, कोने मतलब शीर्ष मतलब कोने, 4 कोने तो नीचे एकदम रहते हैं शीर्षवत, और 4 जो है ऊपर की तरफ रहते हैं। शीर्ष आपने समझ लिया होगा, इसे कहते हैं वर्टेक्स, ठीक है, इंग्लिश में इसे वर्टेक्स बोला जाता है। और 8 शीर्ष होते हैं। किसी पासे में कितनी शीर्ष होती है? 8 शीर्ष होती हैं, यही शीर्ष है। आगे वाला ए जो ऊपर दिखाई दे रहा है, ये शीर्ष है। एक ये वाला इधर इधर, इसी तरीके से इधर 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 इधर, ये जो कोने वाला एकदम चारों दीवारें जिस कोने पर जाकर मिलती हैं उसे कहा जाता है शीर्ष। उम्मीद है कि आपने शीर्ष समझ लिया होगा। अब आते हैं कोरों की चर्चा करते हैं, कितने कोरे होती हैं। कोरा मतलब कोना, ठीक है, कि एक घर में एक चौकोर रूम है, उसमें कितने कोने होते हैं, आप बता पाएंगे कि नहीं बता पाएंगे? आप देखिए 4 कोने होते हैं ऊपर छत पर, 1 2 3 4, ठीक है, 4 कोने छत पर होते हैं और 4 कोने नीचे होती है, ठीक है। उसके बाद दीवालों के कोना 4 होता है, इसलिए कुल मिलाकर के 4 तिहाई 12 कोरे होती हैं। यही बात यहां पर की गई है, ठीक है। उम्मीद है कि आपने फलक, शीर्ष और कोरों के बारे में आसानी से जान लिया होगा, ठीक है। पासा एक त्रिविमीय आकृति है जिसमें 6 फलक, 8 शीर्ष और 12 कोरे होती है, ठीक है। ये 2 तरीके का मैंने पासा बनाया है। एक 2 डायमेंशनल है जो आपको प्रश्न करते समय यही जब सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा, और 3 डायमेंशनल है, मतलब इस आर पार आप देख सकते हैं। यह जो है लकड़ी का बना हुआ है, लकड़ी का जब बना होगा तो उसमें जो है 3 डायमेंशनल नहीं होगा, और यह ग्लास का बना हुआ है, मतलब कांच का बना हुआ है, आर पार इसमें आप देख सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपने पासे की जो परिभाषा होती है और पासे का जो बेसिक होता है आपने समझ लिया होगा, ठीक है। चलिए मैं अब आपको बताता हूं पासे में। सबसे पहली बात, आप एक पासे का अध्ययन करिएगा। यहां पर मैं कुछ बातें आपको बताता हूं। एक बार में किसी पासे को केवल 3 ही सतह आप देख सकते हैं, ठीक है। एक बार में किसी पासे की 3 ही सतहों को हम देख सकते हैं। जैसे आपके सामने डब्बा है, आप अगर सामने होंगे तो आपको केवल यह दिखाई दे रहा होगा, और यह दिखाई दे रहा होगा, और यह दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो एक बार में पासे को किसी भी एंगल से देखा जाए तो 3 सतह ही दिखाई देती है, ठीक है। मैं यहाँ पर पार्ट में लिख रहा हूँ, 3 सतह ही दिखाई देती है। एक बार में किसी पासे को देखा जाता है तो उसकी 3 सतहें ही दिखाई देती हैं, ठीक है। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अब एक बात आती है इसमें जिसे कहा जाता है संलग्न। संलग्न सतह किसे कहा जाता है उसके बारे में आप समझ लीजिए। देखिए पासे को पढ़ते समय कुछ शब्द होते हैं जो आपको फंसा सकते हैं क्वेश्चन में, इसी वजह से मैं इसकी चर्चा कर रहा हूं। संलग्न सतह किसे बोला जाता है, जैसे समझने का प्रयास करिएगा। मैं ऐसे ही बता दे रहा हूं संलग्न सतह किसे कहा जाता है। जैसे एक दीवार है, एक मकान है, मतलब एक रूम है। रूम में देखिए जिस सतह से यहां पर आकर के कितने दीवार मिले हुए हैं, अर्थात यहाँ पे इस दीवार से कितने दीवार मिले हुए हैं आप बताएंगे। इस दीवार से 5 दीवार मिले हुए हैं, ठीक है। तो ये जो 5 दीवारें हैं जो इससे बिलोंग कर रही हैं, ये 5 दीवारें चारों 5 मिला करके इसे संलग्न सतह बोला जाएगा। और बात की जाए इस दीवार के विपरीत क्या होगा, इस दीवार को अगर ये आगे है तो इसका विपरीत पीछे होगा, अर्थात इसके विपरीत यह होगा, ठीक है। तो संलग्न सतह की अगर बात की जाए, किसी सतह पर जब 5 सतहें मिलती है, आपसे किसी से यह पासा है या नहीं है तो आप बताएंगे हाँ भैया पासा है। लेकिन पासा कितने प्रकार के होते हैं, अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो समझिएगा, अच्छी तरीके से नोट करिएगा। पासा दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है मानक पासा, और एक होता है साधारण पासा, ठीक है। अब बात आती है मानक पासा और साधारण पासा किसे कहा जाता है। तो सबसे पहले केवल यही ध्यान रखिएगा, पासा कितने प्रकार के होते हैं। तो पासा 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है मानक पासा और एक होता है साधारण पासा, ठीक है। तो मानक पासा किसे कहा जाता है, तो मानक पासा मैं आपको बता दूं, जिसके विपरीत सतहों का योग, ऐसा पासा जिसके विपरीत सतहों का योग, ध्यान रखिएगा, जिसके विपरीत सतहों का योग 7 हो, कितना हो, 7 हो, उसे कहा जाता है मानक पासा, ठीक है। जिसके विपरीत सतहों का योग 7 हो उसे कहा जाता है मानक पासा। लूडो का पासा, यहां पर मैं एक उदाहरण लिख देता हूं, लूडो का पासा एक मानक पासा होता है, ठीक है।
लूडो का पासा कैसा पासा होता है, एक मानक पासा होता है। यहां पर समझने का प्रयास करिएगा। अगर एक आकृति आपके सामने यह पासा मैं बना देता हूं, ठीक है, इस पासे को मैं बना देता हूं, यहां पर 5 लिख देता हूं, यहां पर 1 लिख देता हूं, यहां पर 4 लिख देता हूं, ठीक है, यहां पर 5, यहां पर 4, यहां पर 1, मैं कहता हूं यह एक मानक पासा है। आपसे कहा जाए यह एक मानक पासा है, तो 5 के विपरीत सतह क्या होगा, 5 के विपरीत सतह पर किसका नंबर होगा, मतलब कौन सा अंक होगा, अर्थात 5 के विपरीत कौन होगा। या आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि 5 के विपरीत सतह पर क्या होगा, ठीक है। तो मैंने बताया है कि मानक पासा उसे कहते हैं जिसके विपरीत सतहों का योग, इसे ध्यान रखिएगा, विपरीत सतहों का योग 7 हो, अर्थात अगर 5 के विपरीत पूछा जाएगा तो ये नीचे आएगा 5 का विपरीत, और मानक पासा में विपरीत सतहों का योग 7 होता है, तो इसके जो 5 का विपरीत होगा दोस्तों क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। उम्मीद है कि आप जो है मानक पासा समझ गए होंगे। अब यहां पर एक बात और मैं करता हूं, मानक पासा में विपरीत सतहों का योग 7 होता है, लेकिन विपरीत सतहों का योग कितना होता है, 7 होता है, ठीक है, लेकिन कभी भी संलग्न सतह, ठीक है, यही पर ध्यान रखिएगा, संलग्न सतह का योग, संलग्न सतह का योग 7 नहीं हो सकता है, ठीक है, संलग्न सतह का योग 7 नहीं हो सकता है, ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। संलग्न सतह की अगर बात की जाए, संलग्न सतह मैंने बताया है, जैसे यही एक पासा मैं बनाता हूं, 2D पासा, यहां पर देखिए, यहां पर 4 लिखा गया है, यहां पर 2 लिखा गया है, यहां पर 1 लिखा गया है। अब इसे आपको समझना है यह मानक पासा है या नहीं है, ठीक है, आपसे पूछा जाए कि यह मानक पासा है या नहीं है, ठीक है, तो आप क्या करिए, 4 की संलग्न सतह यहां पर आपको 2 दिखाई दे रही है, जो दिखाई दे रही है इन्हीं 2 का योग करिए, 4 और 2 का योग आपको 6 मिल रहा है, अर्थात यह मानक पासा नहीं है, ठीक है, अर्थात यह मानक पासा है, ठीक है। जब संलग्न सतह का योग 7 नहीं होगा, अर्थात इसमें से किसी 2 का योग 7 नहीं होगा, अर्थात यह कैसा पासा है, मानक पासा है। अब देखिए यहां पर जब आप साधारण पासा पढ़ लेंगे तब आपको दोनों की ऐसा पासा जिसके संलग्न सतह का योग, संलग्न सतह का योग 7 हो, उसे कहा जाता है साधारण पासा, ठीक है। अब यहां पर मैंने एक बार मानक पासा मैंने आपको बताया, जैसे लूडो का पासा है, लूडो में मैंने बताया जिसके विपरीत सतहों का योग 7 हो, इसके विपरीत सतह का योग 7 हो जाएगा तो वह क्या हो जाएगा, मानक पासा हो जाएगा। लेकिन मैंने एक चीज यहां पर और आपको बताया कि इसके संलग्न सतह का योग कभी भी 7 नहीं हो सकता है। अब बात आए अगर साधारण पासा की, तो साधारण पासा किसे कहते हैं, ऐसा पासा जिसके संलग्न सतह का योग 7 हो, अर्थात अगर इस तरीके से कोई पासा बना हुआ है, ठीक है, इस तरीके से कोई पासा बना हुआ है, ठीक है, यहां पर 3 है, यहां पर 4 है, यहां पर 5 है, आपसे पूछा जाए यह कैसा पासा है, तो आप बताएंगे 4 और 3 का योगफल, 4 और 3 का योगफल 7 हो रहा है, अर्थात यह कैसा पासा है, साधारण पासा है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपने मानक पासा और साधारण पासा समझ लिया होगा, ठीक है। तो चलिए मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रखता हूं, जिस साधारण पासा और मानक पासा से भी कभी कभार क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन लगेंगे, क्वेश्चन को देखिएगा और आसानी से इसका जवाब आप दे पाएंगे, ठीक है। चलिए सामने एक सवाल है जो स्क्रीन पर आपके दिखाई दे रहा होगा, इस सवाल को देखिएगा। इसमें दिया है नीचे एक पासे को दर्शाया गया है तथा उस पासे को देखकर बताइए कि 5 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। आपसे पूछा गया है कि 5 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, और पासा इस तरीके से बना दिया गया है। पासा मैं बना देता हूं, ठीक है, मान लीजिए इसी तरीके का पासा बना हुआ है, ठीक है, ऊपर लिखा गया है 2 और यहां पर लिखा गया है 6 और यहां पर लिखा गया है 4। आपसे पूछा गया है कि 5 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। सबसे पहले आप इसे चेक करिए, यह मानक पासा है या साधारण पासा है। तो आप कैसे चेक करेंगे यह मानक पासा है साधारण पासा है, 7 का योग करके। इसमें से किसी भी 2 सतह का योग
किसी भी दो सतह का योग 7 नहीं हो रहा है। 6 और 4 को जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, 4 और 2 को जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 और 2 को जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। अर्थात किसी भी दो सतह का योग 7 नहीं हो रहा है, अर्थात यह कैसा पासा है, मानक पासा है। ठीक है, यह कैसा पासा है, मानक पासा है, अर्थात यह लूडो का पासा है। ठीक है, मानक पासा में क्या होता है, मानक पासा में विपरीत सतहों का योग हमेशा क्या होता है, 7 होता है। आपसे पूछा गया है 5 के विपरीत क्या होगा, क्वेश्चन की टेक्निकलिटी को समझने का प्रयास करिएगा। 2 के विपरीत क्या होगा, सबसे पहले यहां पे बताइए 2 के विपरीत क्या होगा, आप बताएंगे 2 के विपरीत 5 हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि मानक पासा में विपरीत सतहों का योग 7 होता है, इसलिए 2 के विपरीत 5 हो जाएगा, क्योंकि 2 में 5 जोड़ेंगे तभी ना 7 होगा। और यहीं पर अगर आपसे क्वेश्चन कर लिया जाए कि 5 के विपरीत क्या होगा, तो 5 के विपरीत 2 होगा। ठीक है, उम्मीद है कि आप यह पहला सवाल जो है वह आसानी से समझ गए होंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, एक क्वेश्चन आपके सामने और एक आता है, उसे समझने का प्रयास करिएगा। इस सवाल है, नीचे दिए गए एक पासे को दर्शाया गया है, बताइए कि पासे की निचली सतह पर कौन सा अंक होगा। ठीक है, पासा आपके सामने बना हुआ है। ठीक है, पासा है आपके सामने, इस तरीके से कोई पासा बना हुआ है और इस पासे में पूछा गया है निचली सतह पर कौन सा अंक होगा। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या देखना है, सबसे पहले आपको देखना है भैया एक कैसा पासा है। आप देखेंगे कि किसी भी दो सतह का योग 7 नहीं हो रहा है, अर्थात यह कैसा पासा है, यह एक मानक पासा है। ठीक है, यह एक कैसा पासा है, मानक पासा है। ठीक है, आपसे पूछा गया है निचली सतह पर कौन सा अंक आएगा, तो 2 के विपरीत जब मानक पासा होगा, मानक पासा के विपरीत सतहों का योग हमेशा 7 होता है, तो 2 के विपरीत हमेशा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। सेम पहले सवाल की तरह क्वेश्चन है, उम्मीद है कि यह भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं तीसरे सवाल की तरफ। तीसरा सवाल है, निम्न पासे की स्थिति को देखकर ज्ञात करें कि 1 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। 1 के विपरीत यहां पर पूछा गया है, मैं पासा यहां पे बना देता हूं। ठीक है, पासा यहां पे बना देता हूं, यहां पर 1 6 5 दिया गया है, 1 6 5। आपसे पूछा गया है कि 1 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। ठीक है, सबसे पहले आप बताइए, आप इस पासे को देखिए और आप बताइए कैसा पासा है। तो आप इसे देखकर बताएंगे कि संलग्न सतह का योग 6 और 1 का योग जो है 7 हो रहा है, अर्थात यह एक साधारण पासा है। कैसा पासा है, जब कोई साधारण पासा है तो उसके संलग्न सतह का योग 7 हो जाता है। ठीक है, तो 1 के विपरीत यहां पर 6 नहीं होगा, वो तो मानक पासा में होता था कि विपरीत सतहों का योग 7 होता है, 1 के विपरीत 6 हो जाएगा। यहां पर 1 के विपरीत दोस्तों, यहां पर 1 के विपरीत 2 भी हो सकता है, 1 के विपरीत 4 भी हो सकता है, 1 के विपरीत 3 भी हो सकता है। जो चीजें इसमें नहीं दिखाई दे रही हैं वह जो है 1 के विपरीत हो सकती हैं। ठीक है, पीछे कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर बी, 2 3 4 इनमें से कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो पासे के साधारण पासा और मानक पासे पर आधारित यही 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं जिसे मैंने आपके सामने बताया है। ठीक है, अब आगे मैं बात करता हूं, ये मानक पासा और साधारण पासे पे कई इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, उसे मैंने बताया है। अब आगे बात करते हैं कि पासे को कितने भागों में बांट करके आप अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, तो पासे को दोस्तों, पासे को हम जो है यहाँ पर 5 भागों में बांट करके अध्ययन करने वाले हैं। कितने भागों में, 5 भागों में बांट करके अध्ययन करने वाले हैं। सबसे पहला भाग है केवल जब पासे का एक प्रारूप दिया गया हो, केवल एक प्रारूप, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, केवल एक प्रारूप जब दिया गया हो। ठीक है, जब पासे का एक प्रारूप दिया गया हो, मैंने वह क्वेश्चन आपके सामने दे दिया है। ठीक है, अब आगे होता है दूसरा पार्ट है जब पासे का 2 प्रारूप दिया गया हो, पासे का 2 प्रारूप दिया गया हो। ठीक है, जब पासे का 2 प्रारूप दिया गया हो। और तीसरा है जब पासे का 2 या 3 से अधिक प्रारूप दिए गए हो, 3 से अधिक प्रारूप दिए गए हो। ठीक है, इस तरीके से। और चौथे पार्ट में हम अध्ययन करेंगे,
चौथे पार्ट में हम अध्ययन करेंगे प्रसारित पासा। क्या है? प्रसारित पासा। ठीक है, चौथे पार्ट में प्रसारित पासा का अध्ययन करेंगे और पांचवें पार्ट में हम अध्ययन करेंगे सतहों को खिसकाना। सतहों को खिसकाना। इसी 5 पार्ट में हम पूरे पासे को कवर कर ले जाएंगे। पासा थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, 3 से 4 वीडियो लेक्चर में समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो पासे को हम 5 भागों में अध्ययन करने वाले हैं। जब पासे का केवल एक प्रारूप दिया गया हो, मैंने एक प्रारूप पर आपके सामने 2-3 क्वेश्चन दिए हैं, जो आपने हल किया है, वही मानक पासा और साधारण पासे पे एक प्रारूप का क्वेश्चन आता है। उसके बाद है जब पासे का 2 प्रारूप दिया गया हो, उसके बाद है जब पासे का 2 या 2 से अधिक या 3 प्रारूप दिए गए हो, उसके बाद प्रसारित पासा, मतलब जब पासे को खोल दिया जाएगा। ठीक है, तो पासे को खोलने के बाद किस तरीके से होता है उसका अध्ययन करेंगे और 5वें पर अध्ययन करेंगे कि सतहों को किस तरीके से खिसकाया जाता है। तो चलिए एक एक को लेकर के हम अध्ययन करना प्रारंभ कर देते हैं। लिया है जब पासे का एक प्रारूप दिया गया हो तो उस पर आधारित किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, मैंने बता दिया। अब यहां पर दिया गया है जब पासे का 2 प्रारूप दिया गया हो, दूसरे पर मैं चलता हूं और उसका अध्ययन करता हूं। ठीक है, जब पासे का 2 प्रारूप दिया गया, प्रारूप का मतलब क्या होता है दोस्तों? पासे को एक बार खुड़खुड़ा कर फेंक दीजिए, वह किसी एक दृश्य में आएगा, और दूसरी बार उसे कटकटा कर फेंक दीजिए तो दूसरी बार दूसरा दृश्य आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यही पासे के प्रारूप बताए जाते हैं। किसी आदमी को आप खड़ा कर दीजिए, उसे आप चश्मा लगा दीजिए तो उसका एक प्रारूप है, वह बिना चश्मा के खिंचाएगा तो वह दूसरा प्रारूप है। पासा मतलब आदमी नहीं बदल रहा है, लेकिन उसकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। एक बार वह कुछ अलग तरीके से दिखाई देता है तो दूसरी बार कुछ अलग तरीके से दिखाई देता है। यही होता है पासे का प्रारूप। स्थितियां संभव होती हैं। ठीक है, तो पासे के जब 2 प्रारूप दिए गए हो तो निम्नलिखित 4 स्थितियां संभव होती है। वह स्थिति क्या होती है उसके बारे में हम डिटेल में अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहली स्थिति जिसे बोलते हैं, जिसे हम लोग आपस मतलब कि आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कॉमन हिडन। कॉमन हिडन। ठीक है, अब इसे समझने का प्रयास करिएगा, कॉमन हिडन क्या है। ठीक है, जब किसी पासे में, ध्यान से सुनिएगा, जब किसी पासे कोई एक सतह कॉमन हो। ठीक है, जब किसी पासे के 2 प्रारूपों में कोई एक सतह कॉमन हो, मैं आपके सामने 2 पासा बना देता हूं, आपके सामने हम 2 पासा बना देते हैं, उसके बाद समझने का प्रयास करिएगा। 2 पासा आपके सामने है, जब किसी पासे में 2 सतह कॉमन हो, मैंने 2 सतह कॉमन कर दिया। जब किसी पासे के 2 प्रारूपों में एक सतह कॉमन हो, यहां पर देखिएगा आपके सामने एक उदाहरण है कॉमन हिडन की। जब बात की जाए, जब किसी पासे के 2 प्रारूपों में कोई एक सतह कॉमन हो, यहां पर देखिएगा 5 यहां पर कॉमन है। ठीक है, 5 कॉमन है। आपसे पूछा जाए कि 5 के विपरीत क्या होगा, ध्यान रखिएगा, कॉमन सतह के विपरीत ही इसमें पूछा जाएगा। यहां पर 1 के विपरीत आपसे नहीं क्वेश्चन किया जाएगा, यहां पर 5 के विपरीत आपसे पूछा जाएगा। तो 5 के विपरीत वह होगा जो इसमें हिडन होगा, मतलब जो इसमें छिपा होगा। तो इसमें कौन सा छिपा है आप बताएंगे? यहां पर 5 4 3 है, यहां पर 5 1 6 है, अर्थात 2 यहां पर छिपा हुआ है। तो 5 के विपरीत क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आप जो है यह क्वेश्चन समझ लिए होंगे। अब आपके सामने मैं एक और पासा बनाता हूं कॉमन हिडन का, एक और पासा, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। आपके सामने एक पासे के 2 प्रारूप दिए गए हैं। यहां पर आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा? आपसे वही क्वेश्चन पूछा जाएगा जो इसमें कॉमन है, उसी का विपरीत पूछा जाएगा। इसमें आपसे पूछा जाएगा कि 4 के विपरीत क्या होगा। इसमें आपसे पूछा जाएगा कि 4 के विपरीत क्या होगा। ठीक है, इसकी बात है कॉमन हिडन। कॉमन हिडन, जो कॉमन है उसी का पूछा जाएगा। तो 4 के विपरीत क्या होगा जो इसमें हिडन है। यहां पर इसमें हिडन क्या दिख रहा है? 3 दिख रहा है। यहां पर 1 2 6 5 दिखाई दे रहा है, लेकिन 3 दिखाई नहीं दे रहा है। अर्थात इसका जो उत्तर होगा 4 का विपरीत वह क्या होगा? 3 होगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपने जब पासे के 2 प्रारूप दिए गए हों तो पहला स्थिति आपने समझ लिया होगा,
कॉमन हिडन का। ठीक है, जब पासे के दो प्रारूपों में, इसे आसानी से समझिएगा, जब पासे के दो प्रारूपों में कोई एक सतह कॉमन हो तो उसका विपरीत सतह पासे में छिपी हुई अंक होता है, अर्थात जो अंक छिपा होता है वह उसका विपरीत सतह हो जाता है। ठीक है, अब आगे होता है, अब दूसरी स्थिति क्या, पासे के दो प्रारूपों में, इसे लिखिएगा, यदि पासे के दो प्रारूपों में दूसरी स्थिति क्या संभव हो सकती है, दूसरी स्थिति ये हो सकती है, यदि पासे के दो प्रारूपों में दो सतह कॉमन हो तो तीसरी सतह आपस में विपरीत होती है। आपके सामने मैं एक पासा देता हूं जिसमें दो सतह कॉमन हो जाएंगे। ठीक है, पासे के दो प्रारूप में दे देता हूं। ठीक है, इसे आप समझने का थोड़ा सा प्रयास करिएगा। यहां पर देखिए, आपके सामने पासे के दो प्रारूप दिए गए हैं। इसमें आपसे क्वेश्चन क्या किया जाएगा, आपसे क्वेश्चन किया गया है कि सी के विपरीत क्या होगा। आपसे क्वेश्चन किया गया है सी के विपरीत क्या होगा। तो सबसे पहले आप इसमें देखिए कौन सी चीज दोनों सतहों में, दोनों पासों के प्रारूपों में कॉमन है। तो आप देखेंगे ए भी कॉमन है इसमें और बी भी इसमें कॉमन है। तो पासे के दो प्रारूपों में दो सतह कॉमन हो गई है। तो आपसे सी के विपरीत पूछा गया है, सी के विपरीत इसमें जो बची हुई सतह है वो आपस में विपरीत होगी, अर्थात सी के विपरीत डी हो जाएगी। अगर डी के विपरीत पूछा जाएगा तो सी हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको यह सवाल भी, यह जो मेथड है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि पासे के दो प्रारूपों में दो सतह कॉमन होता है तो तीसरी सतह जो बचती है वो आपस में विपरीत होते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं, तीसरा स्थिति क्या संभव हो सकता है, तीसरी स्थिति के बारे में चर्चा करने के समझने का प्रयास करिएगा। यहां पर मैं लिख देता हूं, तीसरी स्थिति क्या हो सकती है, यदि किसी पासे के आपके सामने मैंने लिख दिया है यह नियम। यह इस नियम में क्या कहा गया है, यदि किसी पासे के दो प्रारूपों में कोई एक सतह कॉमन हो, लेकिन यहां पर इस बात को ध्यान रखिएगा, लेकिन वह समरूप सतह पर हो, समरूप सतह पर हो, तो शेष बची सतहें अपने समरूप के विपरीत होती हैं, अपने समरूप के विपरीत होती हैं। आपके सामने दो पासा मैं लिख देता हूं, दो पासा आपके सामने दिया गया है। ठीक है, इसे समझने का थोड़ा सा प्रयास करिएगा, एक कठिन नहीं होता है, केवल कठिन बना दिया जाता है। यहां पर आपके सामने एक पासे के दो प्रारूप बना दिए गए हैं। अब आप यहां पर समझने का प्रयास करिएगा, यदि किसी पासे के दो प्रारूपों में एक सतह कॉमन हो लेकिन वह समरूप सतह पर हो, अर्थात देखिए यहां पर परसेंटेज कॉमन है, परसेंटेज कॉमन है, परसेंटेज यहां पर भी ऊपरी सतह पर है और यहां पर भी ऊपरी सतह पर है। तो क्या होता है, जब किसी पासे के दो प्रारूपों में कोई एक सतह कॉमन हो लेकिन वह समरूप सतह हो, तो शेष जो दोनों सतहें होती हैं वो आपस में अपने समरूप सतह के विपरीत होती हैं, अर्थात यह हैज जो है, यह हैज जो है इसके विपरीत हो जाएगा। ठीक है, साई के विपरीत हो जाएगा, और यह जो थीटा है यह अल्फा के विपरीत हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपने यह तीसरा नियम भी समझ लिया होगा। चलिए चलते हैं चौथे नियम की तरफ।
आपके सामने चौथा नियम क्या कहता है। चौथा नियम आसान है, जिसे कहते हैं दक्षिणावर्त नियम। इस नियम का प्रयोग तभी किया जाता है जब उपरोक्त तीनों नियमों से सवाल को, क्वेश्चन को हल करना संभव नहीं होता है। सबसे पहले आप ऊपर के तीनों नियमों को वहां पर ऑब्जर्व करके देखिए, क्या इन तीनों नियमों से यह क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर नहीं सॉल्व होता है तो अंतिम में आप दक्षिणावर्त नियम का इस्तेमाल करिएगा। दक्षिणावर्त नियम कैसे शुरू होता है मैं आपको बताता हूं। यहां पर भी कोई एक सतह कॉमन होती है, इसे भी ध्यान रखिएगा। यहां पर भी कोई एक सतह कॉमन होती है, ठीक है। जैसे मैं आपके सामने पासे के दो प्रारूप दे देता हूं। यहां पर पासे के दो प्रारूप दिए गए हैं। अब यहां पर अगर आपसे पूछा जाए कि 4 के विपरीत क्या होगा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 4 के विपरीत क्या होगा, ठीक है, आपसे पूछा गया है 4 के विपरीत क्या होगा, तो सबसे पहले आप बताइए यहां पर क्या कॉमन हिडन वाला फार्मूला काम कर रहा है। पहली स्थिति नहीं, पहली स्थिति यहां पर नहीं काम कर रही है। अगर पहली स्थिति काम नहीं कर रही है तो हम चलते हैं दूसरी स्थिति पर। दूसरी स्थिति क्या है, दूसरी स्थिति में क्या दो सतह कॉमन है, तो आप देखेंगे दो सतह भी इसमें कॉमन नहीं है। तीसरी स्थिति पर चलते हैं। तीसरी स्थिति में कोई ऐसी सतह कॉमन हो जो समरूप हो, यहाँ पर समरूप सतह भी नहीं कॉमन है, तो हमेशा थक हार करके हमें दक्षिणावर्त नियम को फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ पर आप कॉमन को देखिए, यहाँ पर दो कॉमन है, यहाँ पर भी दो है, ठीक है, तो दो को यहाँ पर रखिएगा और दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज चल दीजिए। 2 से 1 पर आइए और 1 से कहां पर जाएंगे आप, 5 पर जाएंगे। और यहां पर भी आप क्लॉकवाइज चल दीजिए, 2 से 4 पर जाइए, 4 से 3 पर आप चले जाएंगे, ठीक है। इसके नीचे की जो शब्द होंगे, 1 के विपरीत क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 5 के विपरीत क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि 4 के विपरीत क्या होगा तो 3 होगा। अगर आपसे पूछा जाए 3 के विपरीत क्या होगा तो 5 होगा, ठीक है। तो दक्षिणावर्त नियम को इस तरीके से फॉलो किया जाता है। समझ में आया आपको। उम्मीद है कि आप यह सवाल भी, यह जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को आसानी से समझ गए होंगे। चलिए कुछ सवाल आपके सामने दिया जाता है, जिस सवालों के माध्यम से आप इसे अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। सवाल है आपके सामने, नीचे एक पासे की दो स्थितियां दी गई हैं, नीचे एक पासे की दो स्थितियां दी गई हैं, ठीक है, नीचे एक पासे की दो स्थितियां दी गई हैं। यदि अंक 5 की यदि अंक 5 ऊपरी सतह पर हो तो बताइए कि नीचे सतह पर कौन सा अंक होगा। अर्थात यहां पर 5 के विपरीत सतह पर अंक पूछा गया है, तो उसी का उत्तर आपको देना है, ठीक है। यहां पर पासे के दो प्रारूप दिए गए हैं, 5 के विपरीत अंक आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले बताइए क्या यहाँ पर कॉमन हिडन काम कर रहा है, तो आप बताएंगे कॉमन हिडन नहीं काम कर रहा है, ठीक है। अब आगे आइए, क्या यहाँ पर दो सतह कॉमन है, आप कहेंगे नहीं भैया दो सतह भी नहीं कॉमन है। आप तीसरे नियम पर आइए। तीसरा नियम क्या कहता है, तीसरा नियम कहता है क्या यहाँ पर एक सतह कॉमन है लेकिन जो समरूप है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कॉमन तो है, क्या कॉमन है, यहाँ पे 4 कॉमन है, ठीक है। तो तीसरा नियम यहाँ पर फॉलो हो सकता है, ठीक है। तो तीसरा नियम यहाँ पर फॉलो करिए, 4 कॉमन है, वह भी समरूप सतह पर कॉमन है, तो यहाँ पर 1 के विपरीत 6 हो जाएगा, 1 अपने समरूप सतह के विपरीत हो जाएगा और 2 अपने समरूप सतह के विपरीत हो जाएगा। अर्थात यहाँ पर 2 के विपरीत दोस्तों क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और 1 के विपरीत दोस्तों क्या हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है कि आप यह सवाल समझ गए होंगे। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। यह क्वेश्चन बीएसएफ कांस्टेबल 2010 में आया था, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चन हैं कहीं न कहीं परीक्षाओं में पूछ लिए गए हैं, ठीक है। तो वैसे ही क्वेश्चन मैं आपके सामने दे रहा हूं। चलिए चलते हैं, एक क्वेश्चन आपके सामने मैं और देता हूं जिसे आप आसानी से समझ जाएंगे। आपके सामने एक क्वेश्चन है, नीचे दिए गए पासे की स्थिति में बाईं ओर स्थित पासे की निचली सतह पर कौन सा अंक होगा।
बाईं ओर स्थित पासे के निचली सतह पर कौन सा अंक होगा। यहां पर मैं भर देता हूं, 1 5 2 दिया गया है, यहां पर दिया गया है 2 4 3। आपसे पूछा गया है बाईं ओर स्थित पासे के निचली सतह पर। आप बताइए यहां पर बायां कौन सा है, यही है, यही बायां पासा है, ठीक है। तो यहां पर पूछा गया है ऊपरी सतह के विपरीत, अर्थात 1 के विपरीत आपसे पूछा गया है, ठीक है, 1 के विपरीत आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले पहला नियम आप बताइए, यहां पर कोई चीज कॉमन है तो आप बताएंगे कॉमन हिडन वाला फार्मूला नहीं लगेगा। तो दूसरे पर आते हैं, यहां पर कोई 2 प्रारूप कॉमन है तो आप बताएंगे भैया 2 प्रारूप भी इसमें नहीं कॉमन है, ठीक है, 2 प्रारूप नहीं कॉमन है। तीसरे पर आइए, कोई एक सतह कॉमन हो लेकिन वह समरूप सतह पर कॉमन हो, तो यहां पर देखेंगे 2 तो कॉमन है लेकिन यह समरूप सतह पर नहीं है, अर्थात यहां पर दक्षिणावर्त नियम आपको फॉलो करना पड़ेगा। 2 के दक्षिणावर्त आप यहां से चलिए 2 1 5 आ जाइए और यहां से दक्षिणावर्त नियम चल देंगे तो 2 4 3 आ जाएंगे। तो आपसे 1 के विपरीत पूछा गया है, 1 के विपरीत दोस्तों 4 हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको यह सवाल भी अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कितना पढ़े 48 मिनट 50 मिनट खत्म ना हो गया। एक सवाल और दिया गया है, जो क्वेश्चन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया है। आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में क्वेश्चन पूछा गया है। यह क्वेश्चन है कि निम्न में से एक पासे की 2 स्थितियों को दर्शाया गया है, जिन्हें देखकर आप बताइए कि 3 के विपरीत क्या होगा। 3 के विपरीत आपसे पूछ लिया गया है इसमें, ठीक है, तो 3 के विपरीत क्या होगा, ठीक। चलिए यहां पर सबसे पहले नियम को आप लगाइए, क्या यहां पर कोई चीज कॉमन है। कॉमन हिडन वाला फार्मूला क्या है, कॉमन हिडन की बात, जो चीज कॉमन होगी उसी का विपरीत आपसे पूछा जाएगा, वही कॉमन हिडन है, ठीक है। तो दूसरे नियम पर आते हैं, यहां पर 2 प्रारूप भी नहीं कॉमन है। तीसरे नियम पर आते हैं, यहां पर कोई एक प्रारूप ऐसा कॉमन होगा जो समरूप सतह पर होगा। यहां पर कॉमन तो है लेकिन समरूप सतह पर नहीं कॉमन है, अर्थात तीसरा नियम नहीं लागू होगा। यहां पर किस नियम का लागू होगा, तो यहां पर दक्षिणावर्त नियम लगा दीजिए, 2 5 3 कर दीजिए और यहां पर कर दीजिए 2 1 6। जब आप दक्षिणावर्त ऐसे ही चलता है, दक्षिणावर्त इस तरीके से चलता है 2 5 3 2 1 6। तो आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में, क्या कहा गया है, आपसे क्वेश्चन में कहा गया है 3 के विपरीत क्या होगा, तो 3 के विपरीत दोस्तों 6 हो जाएगा। यह सवाल जो है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछ लिया गया है, ठीक है। तो मैंने कुछ सवाल भी आपके सामने डिस्कस किया है, 2 3 4 5 जो जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है, तो मैंने आपके सामने डिस्कस किया है। इसका अगला पार्ट अगले वीडियो में आएगा, तब तक के लिए इतना ही वीडियो काफी है। मैंने काफी कुछ समझाने का प्रयास किया है, पासे से संबंधित जितने भी टाइप से आप पासे को समझ सकते हैं, मैंने पासे को अच्छी तरीके से समझाया है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो हमारी मेहनत के लिए वीडियो को लाइक करके जाइएगा और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, ठीक है। तो और अपने साथियों तक इसे शेयर भी कर सकते हैं आप, ठीक है। इसी के साथ मैं इस सेशन को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।